5 चुड़ैल बहुओं का एक बाथरूम। रेखा, जया, करिश्मा, मोहिनी, रश्मि, 5 चुड़ैल बहुओं के पेट में घनघोर दर्द था। अपना पेट पकड़े एक बाथरूम के बाहर खड़ी थी वो, जहां उनकी चुड़ैल सास अंदर थी। तभी बड़ी चुड़ैल बहू रेखा दरवाजा खटखटा कर कहती है, अरे माँ जी, दरवाजा खोलिए, पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। आप बाहर नहीं आई तो मेरा रायता बाहर आ जाएगा। अरे क्या दिक्कत है तुम पांचों को? ठीक से हल्का होने भी नहीं दे सकते, जानती नहीं हो बुढ़ापे में कितना जोर लगाना पड़ता है। अरे माँ जी, कुछ तो रहम कीजिए, आधे घंटे से हम भर लाइन लगाकर खड़े हैं। कभी पब्लिक शौचालय थोड़े है, कोई पब्लिक शौचालय थोड़ी है, हमारे घर का इकलौता बाथरूम है। मैं प्रेशर बनाइए और जल्दी आइए। हमारा पेट का कुकर है जिसका बनाकर हम बाहर आएंगे। अरे माँ जी, नहीं हो रहा है तो कुकर की सीटी की तरह ट्राई कीजिए। फिस फिस फिस। देखो, अपना मुंह बंद करो, मेरा ध्यान भटक रहा है। दीदी, मुझे लगता है माँ जी ऐसे बाहर नहीं आएंगे। उनका प्रेशर बनाने के लिए हमें ही कुछ करना होगा। चलिए गाना गाते हैं। झलक दिखला जा, एक बार आजा, जा 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 जा, दीदार को तरसे माँ जी की अखियां, ना दिन गुजरे ना कटे हमारी रतियां। झलक दिखला जा, ओह झलक दिखला जा, एक बार आजा, जा 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 जा। अरे बहू, तुम्हारे गाने से मेरा प्रेशर आ गया, चिंता मत करो, 2 मिनट में आती हूँ। शुक्र है हमारा प्लान काम कर गया। तभी चुड़ैल सास चंपा बाहर आ जाती है तो उसकी चुड़ैल बहू करिश्मा कहती है, अरे माँ जी, आपसे बाहर नहीं आया जा रहा था क्या? पता भी है हमारे पेट में कितनी कलबली मच रही है। हम भले ही चुड़ैल हैं, लेकिन परेशान तो हमें भी बनता है ना। तुमसे बातें करो, मैं तो अंदर से होकर आती हूँ। रेखा चुड़ैल बाथरूम में चली जाती है तो मोहिनी कहती है, माँ जी, कैसा घर बनवाया है आपने, जहाँ आपके पास बहुत बहुएं हैं, बैठे हैं, आप हैं और अब 5 बहुएं भी हैं। कम से कम अब तो एक बाथरूम बना दीजिए। एक ही में हम कब तक घुसे रहेंगे और बाहर लाइन लगाएंगे? ऐसे क्या पेड़ पर उगते हैं, या तुम सब दहेज में लेकर आई थी जो एक और बाथरूम बनवाने की बात कर रही हो? इस घर में एक ही बाथरूम रहेगा, इसी से काम चलाओ चुपचाप। तभी मोहिनी चुड़ैल रेखा का दरवाजा खटखटाती है और विस्फोटक जहरीला पाद मारती है। तभी चंपा और बाकी और बहुएं भी अपनी नाक पर हाथ रखकर कहती हैं, आय हाय नासपीटी, अरे क्या गाजर मूली खाकर बैठी थी जो इतना गंदा पाद मारा? बेहोश करने का इरादा है क्या? भूल गई क्या माँ जी, आप रात को आपने ही मूली के पराठे बनवाए थे। जी मोहिनी, तुमने तो जी खराब कर दिया, तेरा गंदा भी कौन पदोड़ता है। तभी चारों बहू एक एक करके पाद मारती हैं। तभी सास कहती है, आए हाय, तुम्हारी सारी नासपीटी हो। दिवाली का बम्पर ऑफर चल रहा है क्या, जो एक एक करके अपने पर्सनली बम फोड़ रही हो? 2 सेकंड और रुकी तो मैं नरक लोक से धार जाऊंगी तुम 5 के पदोड़ों से। अरे रेखा दीदी, जल्दी से बाहर निकलिए ना, हमारा भी रहता है, कब तक संभाल कर रखे। अरे आ रही हूँ, रुको। तभी सास चली जाती है और रेखा बाहर आती है। फिर एक एक करके 5 चुड़ैल बहुएं उस बाथरूम का इस्तेमाल करती हैं। कुछ देर बाद पूरा परिवार चटपटा जायकेदार खाना खाता है, जिसके बाद सास के साथ 2 बहुओं को पेट में जलन हो जाती है। मोहिनी बहू पहले ही बाथरूम में जाकर घुस जाती है। तभी चुड़ैल सास अपना पेट पकड़े बाथरूम के पास पहुंचती है और दरवाजे को खटखटाती है। अरे मोरी मैया, कौन सी महारानी अंदर बैठी है रे? जल्दी निकलो, पेट में बुलबुले से उठ रहे हैं, नहीं निकली तो फिर पकौड़े निकलेंगे। अरे माँ जी, अभी तो मैं अंदर आई हूँ, थोड़ा रहम कीजिए मुझ पर। मैं भी नहीं निकल सकती, मेरे पेट में बहुत तूफान चल रहा है। उसका शांत होने का इंतजार कीजिए और अपने पकौड़े को संभालिए। अरे पागल हो रही है क्या? इस उम्र में मैं ये सब नहीं संभाल सकती, जल्दी निकल। माँ जी, अगर आपको इतनी जल्दी थी तो आपने 2 बाथरूम क्यों नहीं बनवाए? अब पता चल रहा है ना आपको कैसे रहना पड़ता है बाहर। अरे मुंह थोड़ा चला, बाहर निकल। क्या बात है, फिर से लाइन लगानी पड़ेगी क्या? कौन है माँ जी इसमें? तेरी जेठानी मोहिनी बैठी अंदर। अरे बहुत सुबह सुबह जैसे तुमने मेरे लिए गाना गाया था, इसके लिए गाओ। लेकिन माँ जी, वो प्रेशर वाला सॉन्ग जेठानी के साथ आप पर भी काम कर गया तो? अरे चुप चुप बोल और गाना चालू कर। मेरा दिल ये पुकारे, आजा मेरे गम के सहारे, आजा भीगा भीगा है समा। तभी पेट पकड़े राजू भूत मोहिनी का पति आता है। अरे क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों है? कौन है अंदर? अरे खोलो दरवाजा, मेरे जूस निकलने को हो रहा है।
जेठ जी थोड़ा सब्र कीजिए, लाइन में माँ जी और मैं भी लगे हैं। पहले हम जाएंगे, फिर आपकी चुड़ैल धर्मपत्नी श्री श्री मोहिनी जी उर्फ मेरी जेठानी जी टॉयलेट सीट पर विराजमान हैं। अरे हग्गू हग्गू कर रही है वो अंदर बैठकर, कोई रॉकेट लॉन्च नहीं कर रही जो इतनी आज्ञा से उसका नाम ले रही हो। अरे माँ, आपने गलती कर दी। एक घर में एक बाथरूम कौन बनाता है? अब तो इस घर में 10-12 भूत और चुड़ैल रहते हैं, कम से कम एक और बनवा लो। ना ना, हम नहीं बनाई। तो फिर आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए अपना रायता संभालने की। तभी मोहिनी चुड़ैल बाहर आ जाती है और चुड़ैल सास बाथरूम में घुस जाती है। इस तरह उनका यह सिलसिला चलता रहता है। एक ही बाथरूम में सभी को नहाने भी जाना होता था और हल्का होने भी। कभी कभी पांचों भूत आपस में लड़ते तो कभी पांचों चुड़ैल बहुएं। अगली सुबह पांचों चुड़ैल बहुएं नहाने जाने के लिए बाथरूम के बाहर खड़ी थी। तभी वो आपस में लड़ते हुए कहती हैं, अरे जया जरा हाथ हटा, मुझे नहाने जाना है। पहले मैं आई हूँ, मैं नहाऊंगी। अरे आप दोनों को नहाने के बाद कोई काम नहीं करना, पहले मुझे नहाने दीजिए। ऐसे कैसे? मैं नहाऊंगी और मुझे ब्रश भी करना है। मैं 2 मिनट में नहा सकती हूँ, पहले मैं। अच्छा आप सब घुस जाओ और मैं नहीं नहाऊं। नहीं, अब तो पहले मैं ही नहाने जाऊंगी। अरे सबको नहाना है तो एक साथ घुसकर नहा लो। पहले के जमाने में पनघट पर भी तो ऐसे ही नहाते थे और तालाब पर भी तो एक ही बाथरूम में घुसकर नहा लो। जाओ। पर माँ जी ऐसे कैसे? जैसे होता है वैसे। टाइम ऐसे बर्बाद करना है तो लड़ लो और बचाना है तो एक साथ जाकर नहा लो। ठीक है, हम पांचों एक साथ जा रहे हैं नहाने। तभी अंदर जाकर पांचों चुड़ैल बहुएं लड़ने लगती हैं तो जया चुड़ैल कहती है, 1 मिनट, लड़ने से अच्छा है हम कुछ और कर लेते हैं। एक जना ब्रश कर लेगा, जब तक 2 जने और एक शावर से नहा लेगा और एक जना कल का होगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। मुझे प्रेशर बन रहा है जेठानी जी, मैं हल्की होने जाती हूँ, आप सब नहा लीजिए। तभी पांचों चुड़ैल एक समय पर एक साथ एक बाथरूम को यूज कर लेती हैं और नहा धोकर आ जाती हैं। कुछ देर बाद चंपा चुड़ैल अपनी बहुओं की बात पड़ोसन से करती है तो चुड़ैल पड़ोसन नीलिमा कहती है, अरे तुम सब आपस में इतना लड़ रहे हो, लेकिन मजाल है एक भी बहू बेटे या सास ने अपना दिमाग चलाया हो। तुम सब इंसानों की तरह लड़ रहे हो। जब से चुड़ैल शक्तियों का इस्तेमाल करते हो तो ऐसा नहीं होता, बेवकूफ कहीं के। अरे यहाँ हमें तो याद आया ही नहीं। ये पांचों चुड़ैल भी ऐसे लड़ती हैं कि मेरा दिमाग भी नहीं चलता। चलो अच्छा है, नहीं मानती। आपने हमें इस बात का सुझाव दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नीलिमा चुड़ैल चली जाती है, जिसके बाद पांचों चुड़ैल बहुएं अपनी शक्तियों से अपने लिए 5 बाथरूम बना लेती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं। टॉयलेट में चुड़ैल का साया। आय हाय, छी छी छी, इन इंसानों ने भी मेरे इस टॉयलेट को कितना गंदा कर दिया है। मन तो करता है बंदर के जैसे मार मार कर इनका पिछवाड़ा लाल कर दूं। चुड़ैल ये बोल ही रही थी कि तभी एक आदमी एक लोटा लेकर उस टॉयलेट में गाना गाते हुए आ रहा था। आज से तेरा टॉयलेट मेरा हो गया, आज से मेरा घर तेरा हो गया। उसे देखकर चुड़ैल बोलती है, अच्छा तो एक मुर्गा और आ गया, इसको नहीं छोड़ूंगी। इन इंसानों ने मेरे इस टॉयलेट को बहुत ही ज्यादा गंदा कर रखा है। ये टॉयलेट सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इनको मैं यहाँ पर पॉटी करने देती हूँ तो ये सोचते हैं कि ये इनके बाप का माल है। मुझे पता है ये मेरे टॉयलेट को सही से साफ करके नहीं जाएगा। अब मैं इस टॉयलेट के साथ साथ इसका भी सफाया कर दूंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल गायब हो जाती है और तभी वो आदमी लोटा लेकर उस टॉयलेट के अंदर चला जाता है और पॉटी करने लगता है। पॉटी करने के बाद जब वो टॉयलेट के फ्लश को नहीं दबाता और सीधा दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ जाने लगता है, जैसे वो आदमी टॉयलेट का दरवाजा खोलता है कि तभी उसे किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर वो आदमी बहुत डर जाता है और डरते हुए बोलता है, कौन है रे? हमका इस तरह डराए रहा है, कौन है? तुम्हारी मौत तो का आवाज लगाए रही है, काहे कि तू यहाँ पर पॉटी करके जा रहा है, लेकिन तूने फ्लश को नहीं दबाया। यही खातिर तो का अब हम मौत के घाट उतार दे। इतना कहकर वो चुड़ैल उस आदमी के सामने भयंकर रूप में प्रकट हो जाती है और उसको अपनी भूतिया शक्ति से टॉयलेट के होल में खींच कर ले जाती है। उस आदमी का लोटा टॉयलेट के बाहर गिर जाता है और वो आदमी उस टॉयलेट के अंदर गिरकर मर जाता है। ये देखकर चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, अब मैं यहाँ पर किसी
किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। इन लोगों ने मुझे बहुत ही ज्यादा दुखी कर दिया है। रात के समय जो भी इस टॉयलेट में शौच करने आएगा, मैं उसको इस टॉयलेट में जिंदा दफन कर दूंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल अपने आप गायब हो जाती है और अगली सुबह उस आदमी की पत्नी रेखा हर जगह अपने पति को ढूंढती हुई रोते हुए सभी का दरवाजा खटखटाती है और बोलती है, भीमा भैया, आपने मेरे पति को कहीं देखा है क्या? वो रात से ही मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं बहन, मैंने तुम्हारे पति को नहीं देखा। रेखा रोते हुए उस टॉयलेट के पास जा पहुंचती है जहां वो अपने पति का लोटा टॉयलेट के बाहर गिरा हुआ देखती है। वो ये देखकर रोते हुए बोलती है, हे भगवान, आखिर मेरे पति को इस चुड़ैल ने मार दिया। भगवान जाने इस चुड़ैल का हम लोगों ने आखिर क्या बिगाड़ा है जो ये हम सभी को इस तरह भयानक मौत दे रही है। रेखा उस टॉयलेट के पास ही बैठकर फूट फूट कर रोने लगी और इस तरह रात हो गई और रेखा की आंख लग गई थी। वहीं दूसरी तरफ वो चुड़ैल एक बार फिर हंसते हुए उस टॉयलेट के होल में से बाहर निकलती है और बोलती है, आज एक बार फिर मैं इस टॉयलेट में किसी न किसी इंसान को मार दूंगी। मैं अपनी मौत का बदला लेकर ही रहूंगी। चुड़ैल की आवाज सुनकर रेखा की आंखें खुल जाती हैं। वो टॉयलेट के अंदर जाने के लिए टॉयलेट का दरवाजा जैसे ही खोलती है वैसे ही वो वहां खुद के सामने एक भयानक चुड़ैल को पाती है। वो उस चुड़ैल को देखकर रोते हुए कहती है, अच्छा, तो तू ही वो चुड़ैल है जिसने मेरे पति को मार डाला। तूने मेरे पति को मार दिया है। इस दुनिया में मेरे पति के अलावा कोई भी नहीं था। तूने तो वो भी मुझसे छीन लिया। तो मुझे क्यों जिंदा रखा है तूने? तुम मुझे भी मार दे। ठीक है, मैं तुझे तेरे पति के पास अवश्य पहुंचाऊंगी। मैं तेरी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल एक बार फिर रेखा को हवा में उड़ा देती है और टॉयलेट के होल में खींचकर ले जाती है। इस तरह अब रेखा भी अपने पति के जैसे मर जाती है। गांव में अब धीरे धीरे लोग कम होते जा रहे थे। दिन में अगर कोई उसे टॉयलेट में टॉयलेट करने आता तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन रात के समय अगर कोई टॉयलेट करने के लिए जाता तो वो चुड़ैल उसे जिंदा नहीं छोड़ती। इसलिए रात के समय लोगों ने टॉयलेट जाना ही बंद कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ठीक उसी तरह रात के समय अगर किसी को इमरजेंसी होती तो वो उसी टॉयलेट में जाया करता, क्योंकि उस गांव में एक ही टॉयलेट था। धीरे धीरे अब गांव में लोगों की संख्या कम होने लगी। ये देखकर गांव का मुखिया अपने गांव वालों से बोलता है, हमारे गांव में अब धीरे धीरे लोग कम होते जा रहे हैं। इस चुड़ैल ने तो अब बहुत ही ज्यादा आतंक फैला दिया है। इस चुड़ैल का राज हमें पता लगाना ही होगा। हमें इस चुड़ैल से एक बार बात करनी ही होगी। परंतु मुखिया जी, हम इस चुड़ैल से बात कैसे करेंगे? मैंने तो सुना है रात के समय कोई भी उस टॉयलेट के पास भटकता है तो वो चुड़ैल उसे टॉयलेट के अंदर घसीट कर ले जाती है और उसे मार देती है। लेकिन अगर हमने अपनी मौत का खौफ उस चुड़ैल के सामने दिखाया तो वो चुड़ैल एक ना एक दिन हमारे पूरे गांव को खाली कर देगी। उस चुड़ैल के साए से हमें मुक्ति पानी ही होगी। सभी गांव वाले मुखिया की बात से सहमत होते हैं और मुखिया के साथ रात के समय उस टॉयलेट के पास चले जाते हैं, जहां मुखिया लोटा लेकर उस टॉयलेट को एक बार फिर खोलता है। और जैसे ही मुखिया टॉयलेट का दरवाजा खोलता है कि तभी उसके सामने एक भयानक खौफनाक चुड़ैल आ जाती है। वो चुड़ैल मुखिया से बोलती है, आज मुखिया तू भी मेरे पास आ जा। तू क्या यहाँ जो भी तेरे पीछे पीछे है पूरा गाँव आया है, उन सभी को अपने साथ बुला ले। चुड़ैल की ये बात सुनकर मुखिया हक्का बक्का रह जाता है और वो सोचता है, अरे इस चुड़ैल को कैसे पता चला कि मैं पूरे गांव वालों के साथ यहाँ पर आया हूँ? मुखिया, मुझे तो ये बात भी पता है कि तू इन सभी गांव वालों के साथ मेरा राज पता करने आया है। तू मुझसे मेरा सच पूछेगा? अरे ये मेरे मन की बात कैसे सुन ले रही है? मुखिया, मैं एक शक्तिशाली चुड़ैल हूँ। मैं तेरे मन की क्या, मैं इस पूरे गांव के दिमाग में क्या चल रहा है वो भी बता सकती हूँ। तुझे क्या लगा तू यहाँ पर अनजान बनकर आएगा और मैं तुझे नहीं पहचानूंगी? तुझे मेरा सच जानना है ना, तो सुन। कुछ साल पहले की बात है, मैं इसी गांव में रहती थी। मेरा नाम रागिनी था और मैं एक टॉयलेट साफ करने वाली महिला थी। सभी लोग मुझसे घिन किया करते थे क्योंकि मैं एक टॉयलेट साफ करने वाली महिला थी। मैं दिन भर काम करके इधर से उधर भटकती और जब रात के समय अपने घर आती तब मुझे ये गांव वाले बोलते,
छी छी छी, देखो तो कितनी गंदी महिला आ गई है। ये तो लोगों की पॉटी साफ करती है। छी, इसके हाथ से तो कुछ खाना पीना भी दुश्वार है। पता नहीं ये खुद के हाथ से खाना कैसे खा लेती है। भैया यहाँ पर कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, काम तो काम होता है। अगर आप कोई काम करते हैं और अगर आपको कोई इस तरह बोलेगा तो आप क्या करेंगे? उसकी बातों का जवाब वो नहीं देता और इस तरह रागिनी वहाँ से चली जाती है। उस आदमी को अपनी इंसल्ट फील होती है और रात के समय वो आदमी रागिनी के घर में आता है और तकिए से उसका मुंह दबा देता है। सांस न लेने की वजह से रागिनी अब अपना दम तोड़ देती है। उसको मरा हुआ देख वो आदमी उसे उठाकर उस टॉयलेट में ले जाता है और उसे टॉयलेट में गाड़ देता है। तब से ये टॉयलेट मेरा घर बन चुका है। दिन के समय तो मैं किसी को कुछ नहीं करती, लेकिन रात के समय इधर जो भी गंद मचा कर जाता है मैं उसे मार देती हूँ। मैं मानता हूँ कि तेरे साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है, लेकिन तू यहाँ पर किसी को इस तरह नहीं मार सकती। चल ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या तुझे मंजूर है? मुझे तुम्हारी एक नहीं बल्कि 2 शर्त मंजूर है, क्योंकि मैं अपने गांव वालों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सारी शर्तों को भी पूरा कर सकता हूँ। मैं तभी जाऊंगी जब तुम सभी गांव वाले शौचालय को साफ रखोगे। जिस दिन मुझे ये शौचालय गंदा दिखा उस दिन मैं यहाँ पर आकर एक बार फिर मौत का तांडव मचा दूंगी। चुड़ैल ये बोल ही रही थी कि तभी सभी गांव वाले वहां आ जाते हैं और मुखिया के साथ साथ गांव वाले भी चुड़ैल की बात से सहमत हो जाते हैं, जिसके बाद सभी गांव वाले अब उस टॉयलेट को एकदम साफ सुथरा रखने लगते हैं और खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। इस तरह अब उस गांव में रात के समय ना तो किसी की मौत हुई और ना ही वो चुड़ैल किसी को नजर आई। जंगली चुड़ैल का खौफ। मानसरोवर जंगल में 3 दोस्त जैक, युग और योगेश तीनों ही उस जंगल में कैंपिंग के लिए जा रहे थे। तभी उस जंगल के अंदर एक बोर्ड पर लिखा था, अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। ये देख जैक बोलता है, अरे योग और योगेश भाई, बोर्ड पर लिखा है अंदर जाना खतरे से खाली नहीं, हम लोग अंदर क्यों जा रहे हैं? हम लोग अपनी कैंपिंग यहाँ भी तो कर सकते हैं ना। अरे यार तुम कितने डरपोक हो, थोड़ा निडर हो जाओ। इतना कहकर वो तीनों दोस्त जंगल में आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। वो जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं कि तभी उन्हें एक बरगद के पेड़ के ऊपर लिखा दिखाई देता है, रोशनी को बुलाना मना है। दोस्तों देखो इस पेड़ पर क्या लिखा है, रोशनी को बुलाना मना है। दोस्तों प्लीज यहाँ से घर चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। शट अप, तुम सच में बहुत ही ज्यादा डरपोक हो। देखो मैं रोशनी का नाम लूंगा और उसको यहाँ पर बुला लूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, ये मैं तुम दोनों से वादा कर रहा हूँ। इतना कहकर योगेश रोशनी का नाम लेते हुए गाना गाने लगता है। रोशनी रोशनी एक बार आजा आजा आजा, दीदार को तरसे अखियां, न दिन गुजरे न कटे रतियां, एक बार आजा आजा आजा। ये गाना सुनकर उस जंगल में अब तेज तेज हवाएं चलने लगी और अचानक ही वहाँ पर एक काला साया घुटनों के बल दौड़ते हुए आता है और अचानक ही योगेश के अंदर प्रवेश कर जाता है। योगेश को एक झटका लगता है और वह अपनी गर्दन झुकाए शांत खड़े हो जाता है। उसको देख युग और जैक योगेश को आवाज लगाते हैं, योगेश योगेश तुम ठीक हो? अभी जो हम लोगों के सामने एक साया आया था, क्या तुमने उसे देखा? तुम्हें उसके साए से क्या मतलब है? उसकी आवाज सुनकर वो दोनों अब बहुत डर जाते हैं। डर के मारे उनके पैर कांपने लगते हैं। वो दोनों अब धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे की ओर खींचने लगते हैं कि तभी अचानक योगेश पीछे घूम जाता है और उन दोनों को अपने दोनों हाथ लंबे करके गर्दन से पकड़ उन्हें हवा में लटका देता है और दूर जाकर फेंक देता है। इस तरह जैक और युग के सर में चोट लगने से मौत हो जाती है। तभी योगेश भी वहीं बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इस तरह अब 2 दिन गुजर गए थे और उन तीनों का गांव में कोई अता पता नहीं था। योगेश की माँ पुलिस को लेकर जंगल में उन तीनों बच्चों की छानबीन करती है, जहां योगेश की दिमागी हालत खराब हो रखी थी और योगेश एक जगह डरा और सहमा हुआ बैठा था। ये देख पुलिस उसे अब हॉस्पिटल भिजवा देती है और छानबीन के दौरान जैक और युग की लाश मिलती है। आखिर 2 दिन पहले उन लोगों के साथ क्या हुआ था ये किसी को नहीं पता था और ये सच पता लगाने के लिए पुलिस योगेश के पास जाती है और उससे पूछताछ करती है। योगेश उस रात क्या हुआ था और तुम इस तरह एक किनारे क्यों बैठे हुए हो? योगेश पुलिस की बातों का जवाब नहीं देता और डॉक्टर पुलिस के पास आकर कहता है, इंस्पेक्टर प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि अभी योगेश की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब वो थोड़ा बहुत ठीक होगा तब आप खुद ब खुद यहाँ पर आ जाइए, हम आपको नहीं रोकेंगे। डॉक्टर की बात मानकर पुलिस वहां से चले जाती है और इस तरह डॉक्टर अब योगेश का इलाज करने लगती है, लेकिन योगेश की हालत में कोई भी सुधार नहीं आता।
योगेश की माँ लीलावती योगेश के पास बैठकर फूट फूट कर रो रही थी और रोते हुए अपनी किस्मत को कोस रही थी। हे भगवान, पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। एक तो पति ऐसा मिल गया, उसने मेरा साथ नहीं दिया, और एक मेरा बेटा, तूने उसे भी दिमागी हालत से खराब कर दिया। लीलावती रोते रोते वहीं सो जाती है और इस तरह अब रात के 2 बज जाते हैं कि तभी योगेश के हाथ और पैर दोनों ही अब उल्टे हो जाते हैं और अचानक योगेश की आंखें खुल जाती हैं। उसकी आंखें खून के जैसे लाल हो रखी थी और वह अजीबोगरीब आवाज निकालने लगता है। वह अपनी आवाज से अपने साइड में रखे हुए टेबल के ड्रॉअर को कभी बंद करता तो कभी खोलता। ये देखकर लीलावती की आंखें खुल जाती हैं और वह इतना भयानक मंजर देख डॉक्टर को आवाज लगाती है। डॉक्टर, डॉक्टर, यहाँ आइए, देखिए मेरे योगेश को क्या हो गया। उसकी आवाज सुनकर डॉक्टर वहां आता है और योगेश की ऐसी हालत में देख वो नर्स से बोलता है, नर्स, गिव मी फास्ट स्लीपिंग इंजेक्शन। नर्स उसको इंजेक्शन देती है और जैसे ही डॉक्टर वो इंजेक्शन योगेश को लगाने जा रहा था कि तभी योगेश डॉक्टर का हाथ पकड़ लेता है और भयानक आवाज में बोलता है, तू मुझे इंजेक्शन लगाएगा? इस इंजेक्शन से तू योगेश को तो सुला सकता है, लेकिन इसके अंदर की आत्मा को नहीं। ये सुनकर डॉक्टर के हाथों से इंजेक्शन नीचे गिर जाता है और वो डर के मारे पीछे की तरफ हट जाता है। अब योगेश की इस भयानक हरकतों को देख वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। डॉक्टर उस भीड़ के पीछे खड़ा हो गया था और योगेश हवा में उड़कर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी इतनी भयानक हंसी देख लीलावती उससे बोलती है, आखिर तुम कौन हो जो मेरे बेटे के शरीर में आ रखी हो? आखिर मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो? तेरे बेटे ने मुझे खुद आमंत्रित किया है। उसने अपने शरीर में मुझे रहने का खुद आमंत्रण दिया है। मैं इतनी आसानी से योगेश के शरीर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। आखिर क्यों? मेरा बेटा तुझे नहीं जानता। नहीं जानता मुझे, उससे मतलब नहीं है। उसने मुझे आमंत्रित किया। मैं इस जंगल की खौफनाक चुड़ैल हूँ और इसने मुझे बुलाने की हिम्मत करी है। इसने मेरे लिए गाना गाया था, मैं इसको कैसे छोड़ दूँ? इसने तुम्हारे लिए गाना गाया तो क्या तुम इसको अपने शिकंजे में ले लोगी? हाँ बिल्कुल, मैं इसको अपने शिकंजे में ले लूंगी और इसको अपने से कभी भी अलग नहीं करूंगी। मुझे किसी ने भी आज तक इतने प्यार से आवाज नहीं लगाई, प्यार से नहीं बुलाया। अब जब इसने बुलाया है तो मैं इसको वैसे कैसे छोड़ दूं? एक तरफ तो लीलावती और योगेश के अंदर की आत्मा आपस में बात कर रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर हॉस्पिटल के मंदिर में जाता है और भगवान की मूर्ति के गले में से रुद्राक्ष की माला निकालकर हाथ में गंगा जल लेकर योगेश के कमरे में आता है और रुद्राक्ष की माला योगेश के गले में डाल देता है। इस तरह चुड़ैल योगेश के शरीर को छोड़कर बाहर की तरफ निकल जाती है और उससे बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे इससे अलग करने की कोशिश करी, अब तू नहीं बचेगा। तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि अब जो मैं तेरे साथ करने वाला हूँ तूने उसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसका मतलब तू मुझसे डर नहीं रहा। कोई बात नहीं, अब जो मैं तेरे साथ करूंगी उससे तू जरूर डरेगा। चुड़ैल उसको कुछ करे इससे पहले डॉक्टर उस चुड़ैल के ऊपर गंगा जल छिड़क देता है। इस तरह चुड़ैल जलने लगती है और जाते जाते वो सभी को धमकी देते हुए जाती है, तुम लोगों ने मुझे धोखे से मारा, आज मैं जलकर मर रही हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों से वादा करती हूँ मैं अपनी मौत का बदला लेने जरूर आऊंगी, और जिस दिन मैं यहाँ आई तो इस योगेश के साथ साथ तुम सभी का सर्वनाश कर दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल जलकर वहीं भस्म हो जाती है और इस तरह योगेश को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है, जिसके बाद योगेश अपनी माँ के साथ वो गांव छोड़कर शहर में शांति से जीने लगता है। 3 सिर वाली भूतिया बेटी। साहिल एक रेस्टोरेंट का स्टाफ मेंबर था। उसकी लेट शिफ्ट रात के 2 बजे खत्म हो चुकी थी। वो घर जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में तभी एक खंभे पर बैठी चुड़ैल उसे देखकर कहती है, आखिर मुझे इसका शरीर मिल गया।
अब मैं इसके शरीर पर कब्जा करके बहुत मजे करूंगी। ये बोलते ही चुड़ैल उसके शरीर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पाती। तो कहती है, ये क्या, आखिर मैं इसके शरीर पर कब्जा क्यों नहीं कर पा रही? कोई बात नहीं, ये ना सही तो इसके घर में किसी और के शरीर में रहूंगी, लेकिन रहूंगी जरूर। ये बोलकर चुड़ैल साहिल का पीछा करते हुए उसके घर में आ जाती है। तभी उसकी 15 साल की बहन रश्मि सो रही थी। उसे सोता देख चुड़ैल उसी वक्त उसके शरीर में अचानक से कब्जा कर लेती है, जिसके बाद रश्मि छटपटाकर बैठ जाती है और लाल आंखों के साथ चिल्लाने लगती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी सबको। ऐसा कहकर वो घर में उथल पुथल मचाने लगती है और सारे सामान को तोड़ने लगती है। ये देखकर साहिल और उसके माता पिता डर जाते हैं और कहते हैं, अरे राम, ये मेरी फूल सी बच्ची को क्या हो गया? बेटा, ये क्या कर रही है तू? रुक जा, मत कर ऐसा। हाँ बेटा, अचानक से ये तोड़फोड़ क्यों कर रही है? मार डालूंगी, तुम सबको मार डालूंगी, खा जाऊंगी एक एक को। रश्मि, तू ये क्या बोली जा रही है? क्या हो गया तुझे अचानक से? देख, मैं हूँ तेरा भाई। कौन है तू? कोई भाई भाई नहीं है मेरा। अच्छा हुआ आज मुझे ये शरीर मिल गया, अब मैं इसी के शरीर में कब्जा करके देखो क्या क्या करती हूँ। ये कहते ही वो अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। तभी रोते हुए कमला कहती है, कब्जा? साहिल के पापा, ये रश्मि को क्या हो गया? मुझे तो लगता है कि किसी काली चुड़ैल ने मेरी बेटी के शरीर पर कब्जा कर लिया है। अब क्या होगा? अरे तुम खामखा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अरे आपने सुना नहीं, उसने कहा था कि उसने मेरी बेटी के शरीर पर कब्जा कर लिया है। माँ, बेहतर होगा अभी हम रश्मि के बारे में सोचें। ये बोलते ही साहिल उसे बेड पर सुला देता। आखिर ये चुड़ैल कौन थी और उसके शरीर में घुसकर क्या हासिल करना चाहती थी? क्या रश्मि पहले जैसी ठीक हो पाएगी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। 2 हफ्ते बाद रश्मि अजीब सा बर्ताव करने लगी थी। कभी अकेली बैठकर हंसती तो कभी डरी सहमी रहती। ऐसे ही एक दिन आइसक्रीम वाला आता है, जिसे देखकर रश्मि आइसक्रीम खाने की जिद करती है। तभी उसकी माँ कहती है, नहीं रश्मि, तुम आइसक्रीम नहीं खा सकती, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। भूल गई, तुम्हें जुकाम है। तुझे एक बार की मेरी बात समझ नहीं आती? मुझे आइसक्रीम खानी है, जा मुझे ला कर दे। नहीं, मैं तुझे खाने नहीं दूंगी। और ये तू अपनी माँ से कैसे बात कर रही है? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। ये बोलते ही वो चुड़ैल कमला को बाल पकड़कर पटकने लगती है और गुस्से में उस आइसक्रीम वाले को मारकर आइसक्रीम खा जाती। कुछ देर बाद वो बाहर के लोगों को भी परेशान करके उनके घर में भी तोड़ फोड़ करने लगती है। फिर अचानक से शांत होकर चली जाती है। तभी उसकी माँ उसे खाना खाने के लिए कहती है, रश्मि बेटा, खाना खा ले। जैसे ही कमला रश्मि को कहती है तो वहाँ उसे बहुत घिनौना नजारा देखने को मिलता है। वो ये कि उसकी बेटी रश्मि किसी इंसान के हाथ को कच्चा चबाकर खा रही थी, साथ ही उसके 3 सिर हो गए थे। ये देखकर वो चिल्लाती है, रश्मि, रश्मि बेटा, ये क्या किया तूने? और तेरे 3 सर कैसे हो गए? हे भगवान, अब क्या होगा मेरी बच्ची का? चली जा, मेरी नजरों के सामने से चली जा, वरना मैं तेरा भी यही हाल करूंगी। ये सुनकर कमला बहुत डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। कभी कभी चुड़ैल उसके शरीर से निकल जाती थी तो रश्मि शांत रहा करती थी, लेकिन चुड़ैल के कब्जा करने पर वो लोगों को नुकसान पहुंचाने लगती है, जिद करने लगती है और उन्हें मार भी दिया करती थी। कमला के घर में डर का माहौल छा जाता है। तभी धीरे धीरे कमला अपने पति सूरज से कहती है, अजी सुनिए, अब मुझे बहुत डर लगने लगा है। हमें अपनी बच्ची को कहीं दिखाना चाहिए। ये चुड़ैल पूरी तरह से हमारी बेटी पर कब्जा करके बैठी है। कहीं मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो? तुम सही कह रही हो। ऐसा करता हूँ, मैं उसे शहर लेकर चलता हूँ, पापा के पास। वही बताएंगे। वैसे भी वो इन सब के बारे में जानते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं, हमें शहर चलना चाहिए। अगले दिन ही रश्मि और उसके माता पिता ट्रेन से शहर के लिए निकल जाते हैं। दोनों सहमे हुए उसके साथ थे कि कहीं चुड़ैल उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। वहीं भीड़ की वजह से उन्हें कहीं पर सीट नहीं मिलती। तभी रश्मि कहती है, मुझे बैठना है, मुझे सीट चाहिए। ए लड़के, हट जा यहाँ से, मैं बैठूंगी यहाँ। अब मैं क्यों हटूं? मेरी सीट है ये, और वैसे भी मैंने इस सीट के लिए टिकट बुक की थी, तो मैं तुम्हें क्यों दूं अपनी सीट?
नहीं देखा तू? नहीं देखा? ये कहते कहते रश्मि की आंखें लाल हो जाती हैं और तभी उसके माता पिता उसका हाथ पकड़कर उसे शांत कराते हैं। बेटा कोई बात नहीं, थोड़ी देर में दूसरी सीट मिल जाएगी। कमला के ये बोलते ही वो शांत हो जाती। रात के समय ट्रेन में सब सो रहे थे। तभी रश्मि अपनी 3 सिर वाले चुड़ैल रूप में आ जाती है और उस लड़के को मार कर कहती है, तू लड़ रहा था ना मुझसे सीट के लिए, अब तो तू इस सीट पर कभी नहीं बैठ पाएगा। ऐसे ही सुबह जब सब उठते हैं तो देखते हैं कि उस लड़के को बेरहमी के साथ किसी ने मार डाला। कमला और सूरज जानते थे कि ये सब उसकी बेटी ने चुड़ैल बनकर किया है। कुछ देर बाद तीनों महेश के पास पहुंच जाते हैं। महेश रश्मि का दादा है। वहीं बड़ी चालाकी के साथ कमला और सूरज रश्मि को एक कमरे में बंद करके बैठा देते हैं और अपने पिता महेश से रश्मि के बारे में उसे सब बता देते हैं। पापा, आपको तो इन आत्मा वगैरह के बारे में सब पता है ना? अब आप ही अभी मेरी बेटी को बचा सकते हो। पता नहीं कैसे उस चुड़ैल ने रश्मि पर अपना कब्जा कर लिया है। हाँ पापा जी, बचा लीजिए मेरी बेटी को। मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती। प्लीज उस चुड़ैल को मेरी बेटी से हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। महेश एक समय तांत्रिक का काम किया करता था। जब उसे अपनी पोती के बारे में दोनों से पता चलता है तो वो कहता है, और तुम दोनों चिंता मत करो, वो कितनी भी डरावनी चुड़ैल हो, मैं अपनी पोती रश्मि से उसका पीछा छुड़ा कर ही रहूंगा। आज शाम को ही मैं विधि चालू कर दूंगा। शुक्रिया पिताजी। तू पागल है क्या? अरे अपनी पोती के लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। शाम को महेश एक कमरे में रश्मि को घेरे में बिठाकर उसे वश में करने की कोशिश करता है और उस पर भस्म डालकर पूछता है, बता तूने ये क्यों किया? क्यों तू रश्मि के शरीर में है? नहीं बताऊंगी मैं। चुड़ैल की बात सुनकर गुस्से में महेश उस पर भस्म डालता है, जिसके बाद वो तिल मिलाते हुए कहती है, बता दियो। अकाल मृत्यु की वजह से मेरी आत्मा भटक रही थी। जब मैं साहिल के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकी तो मैंने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया और लोगों को परेशान करने लगी। तेरा समय खत्म हुआ, अब तुझे यहाँ से जाना होगा दुष्ट आत्मा। ये बोलकर महेश कठोर मंत्र के उच्चारण से चुड़ैल की आत्मा को एक बोतल में बंद कर लेता है और उस बोतल को समुद्र के बीचों बीच फेंकवा देता है, जिसके बाद रश्मि ठीक हो जाती है और खुश रहने लगती है। चुड़ैल की कंप्यूटर क्लास। कैलाश, तुम्हारा कंप्यूटर का कोर्स कंप्लीट हो गया है। कुछ देर बाद मेरे कैबिन में आकर मुझसे अपना सर्टिफिकेट ले जाना। इतना कहकर टीचर अपने केबिन में जाकर बैठ जाती है और कुछ ही देर बाद कैलाश भी अपना फाइनल सर्टिफिकेट लेने के लिए अपनी टीचर के केबिन में पहुंच जाता है, जिसके बाद उसकी टीचर उससे कहती है, कैलाश, तुमने बहुत अच्छी तरह अपना कंप्यूटर का कोर्स पूरा किया है और तुम पूरी क्लास में सबसे अच्छे ग्रेड्स लेकर आए हो। ये लो तुम्हारा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट। इतना कहकर टीचर कैलाश को सर्टिफिकेट देने लगती है। जैसे कैलाश अपना सर्टिफिकेट पकड़ता है, टीचर की आंखें अचानक से लाल हो जाती हैं और उसका रंग हरा हो जाता है। देखते ही देखते वो एक बहुत ही भयानक चुड़ैल में बदल जाती है, जिसके बाद वो कैलाश से कहती है, कैलाश, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लेने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगी। जो मेरे साथ हुआ अब मैं वो तुम्हारे साथ करूंगी। अपनी चुड़ैल टीचर को देखकर कैलाश डर के मारे थर थर कांपने लगता है, जिसके बाद कैलाश अपनी चुड़ैल टीचर से कहता है, चुड़ैल, हे भगवान, तुम तो एक बहुत ही भयानक चुड़ैल हो। इसलिए तो अब मैं तुझे मारने वाली हूँ, क्योंकि तूने क्लास में टॉप किया है। अरे चुड़ैल टीचर जी, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मार रही हो? अरे जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम मेरे साथ क्यों कर रही हो? इससे तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा? सुकून मिलेगा। मुझे तुम्हें मारकर बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। जब मैं किसी को अपनी तरह तड़पते हुए देखती हूँ तो मेरी आत्मा को बहुत आराम मिलता है। इतना कहकर चुड़ैल कैलाश को पकड़ती है और उसे मार देती है, जिसके बाद वो कैलाश के शरीर को सीधा अपने मुंह में निकल जाती है और चुपचाप वापस से अपनी सीट पर बैठ जाती है। जिसके बाद वो दोबारा से अपने टीचर वाले रूप में आ जाती है और खुद से ही बातें करने लगती है। आखिर मैंने इसे भी मार दिया। ऐसे ही मैं धीरे धीरे जो भी इस क्लास के कंप्यूटर का कोर्स कंप्लीट करेगा मैं उसे मारती जाऊंगी। आखिर मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ था, मुझे भी बेरहमी से मारा गया था। क्या दिन थे वो
जब मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया करती थी। एक दिन मैं जब क्लास में पहली बार आई तो सभी ने मुझे देखकर कहा था, अरे क्या बात है, ये काली कलूटी बैंगन लूटी हमारी कंप्यूटर क्लास में क्या करने आई है? अरे ये तो एक काला मगरमच्छ है, ऊपर से इसके चेहरे पर कितने सारे पिंपल्स भी हैं। छी, मुझे तो इसे देखकर उल्टियां आ रही हैं। अबे यार देख, उल्टी आ रही है तो इसी के मुंह पर कर दियो, क्या पता तेरी उल्टी से इसका मुंह साफ हो जाए। सभी लोग मेरे ऊपर बहुत ही बुरी तरह हंस रहे थे। किसी को भी मैं अपनी क्लास में पसंद नहीं थी। अगर मैं सुंदर नहीं थी तो इसमें मेरी क्या गलती थी? और ये तो कुछ भी नहीं था। सबसे ज्यादा बुरा तो मेरे साथ तब हुआ जब मुझे सर्टिफिकेट मिलने वाला था। सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनना। इस क्लास का हर एक बच्चा कंप्यूटर के कोर्स में पास है, लेकिन जिसने पूरी क्लास में टॉप किया है उसका नाम है मोहिनी। मोहिनी, तुम पूरी कक्षा में सबसे अच्छे नंबर लेकर आई हो, इसलिए तुम्हें फर्स्ट पोजीशन दी जाती है। अपने बारे में यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, जिसके बाद मेरी आंखों में आंसू भरे हुए थे और मैं अपने सर्टिफिकेट लेने के लिए अपने टीचर की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन मेरी खुशी मेरी क्लास के बच्चों से देखी नहीं गई, जिसके बाद उन्होंने आपस में प्लान बनाया। अबे यार, ये कैसे हो सकता है? ये भद्दी सी लड़की हम सबको पीछे छोड़कर कैसे जा सकती है? अगर इसको सर्टिफिकेट मिल रहा है तो हमें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है, अगर ये मर गई तो इसका फर्स्ट प्राइज किसी और को मिल जाएगा। जैसे ही टीचर इसको सर्टिफिकेट देंगे उसके बाद ये हम सभी को भाषण देने के लिए माइक के पास जरूर जाएगी। मैं उसी वक्त माइक में करंट की वायर अटैच कर दूंगा, जिसके बाद इसे एक जोरदार झटका लगेगा और वो मर जाएगी। क्या प्लान बनाया है भाई तूने? चल अब इस मोहिनी की बच्ची का काम तमाम करते हैं। उन तीनों ने मिलकर माइक पर बिजली के तार अटैच कर दिए थे, जिसमें बहुत ही ज्यादा हैवी करंट था। जैसे ही सर्टिफिकेट लेकर मैं माइक को पकड़ने लगी, वैसे ही मुझे एक बहुत जोरदार झटका लगा, जिसकी वजह से मैं वहीं मर गई। मेरे मरने के बाद किसी ने भी मेरी डेड बॉडी को नहीं छुआ, क्योंकि मैं सुंदर नहीं थी। बेचारे माँ बाप ने मेरा अंतिम संस्कार किया और मेरे मरने के बाद फर्स्ट प्राइज राकेश को दे दिया गया। देखो बच्चों, मोहिनी क्लास में फर्स्ट थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं बची। मोहिनी के बाद अच्छे नंबर राकेश लेकर आया था, इसलिए ये फर्स्ट अवार्ड और सर्टिफिकेट राकेश को दिया जाता है। ये लो राकेश, तुम्हारा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट। शुक्रिया सर, आखिर जो जिसका हकदार होता है वही उसे पाता है। मरने के बाद मैं चुड़ैल बन चुकी थी, जिसके बाद ये सब क्लास की खिड़की से झांक कर देख रही थी। मैं कंप्यूटर सीखकर बहुत कुछ करना चाहती थी, अपने गरीब परिवार को अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, और जो बच्चे गरीब थे उन्हें फ्री में कंप्यूटर सिखाना चाहती थी। लेकिन मेरे साथ साथ मेरे सभी सपने भी मर गए। लेकिन अब और नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब जो भी कंप्यूटर में अच्छे नंबर लेकर आएगा मैं उन सबको मार दूंगी। अगला नंबर ब्रिजेश का है। इतना सोचकर चुड़ैल वहां से उठती है और बाहर जाकर ब्रजेश नाम के स्टूडेंट को अपने केबिन में बुलाती है, जिसके बाद वो कैलाश की तरह उसे भी मार देती है। ऐसे ही जो भी अच्छे नंबर लेकर आता चुड़ैल उसे मार देती है। धीरे धीरे गांव के बच्चों की संख्या कम होने लगती है, जिसकी वजह किसी को पता नहीं होती। कई दिनों से मेरा ब्रिजेश गायब है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा बेटा आखिर गया तो गया कहाँ? मेरा बेटा कैलाश तो तुम्हारे बेटे से पहले से ही गायब है। पुलिस कंप्लेन लिखवा दी थी, लेकिन मेरे बेटे का कोई अता पता नहीं। पता नहीं धरती खा गई या आसमान निकल गया। आखिर हमारे बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं? जब से इस गांव के बच्चों ने कंप्यूटर क्लास में जाना शुरू किया है, तब से ही बच्चे धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। मुझे तो उस टीचर पर ही कुछ शक होता है। शिल्पा की बातें सुनने के बाद गांव की सभी औरतें उसकी बातों के ऊपर विश्वास करने लगती हैं, जिसके बाद एक रोज गांव की सभी औरतें इकट्ठा होकर टीचर से मिलने के लिए जाती हैं। लेकिन मिलने से पहले वो सभी औरतें क्लास की खिड़की से झांकने लगती हैं, जिसके बाद वो टीचर को अचानक से चुड़ैल के रूप में आते हुए देखती हैं, जो उनके बच्चों को मार रही होती है। हे भगवान, ये तो एक चुड़ैल निकली। इसका मतलब यही हमारे बच्चों को खा रही थी इतने दिनों से। अब हम इससे कैसे पीछा छुड़ाएं? चुड़ैल तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसके लिए हमें तांत्रिक बाबा को बुलाना होगा। पास ही में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, चलो उनके पास चलकर मदद मांगते हैं। वो तीनों तांत्रिक बाबा के पास जाती हैं और उन्हें गांव के अंदर हो रही पूरी घटना के बारे में बताती हैं, जिसे सुनकर तांत्रिक बाबा उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और चुड़ैल टीचर के पास पहुंच जाते हैं। जिसके बाद तांत्रिक चुड़ैल टीचर से कहता है, दुष्ट चुड़ैल, मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तेरे साथ जो हुआ तो वही इन मासूम बच्चों के साथ दोहरा रही है। मेरी बात मान जा और चली जा यहाँ से।
नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुझे क्या लगा मैं तेरी इन फालतू की धमकियों से डर जाऊंगी और यहाँ से दुम दबाकर भाग जाऊंगी? हाँ चुड़ैल, तुझे यहाँ से जाना ही होगा। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। उसी प्रकार मैं तुझे यहाँ से भगा कर ही रहूंगा। अब देख तू मेरा कमाल। इतना कहते ही तांत्रिक बाबा अपने झोले से एक कांच की शीशी और जादुई छड़ी निकालता है, जिसके बाद वो एक मंत्र पढ़ने लगता है। ओम भट भट स्वाहा, ओम भट भट स्वाहा। तांत्रिक के मंत्र के उपचार से चुड़ैल धीरे धीरे कांच की बोतल में समा जाती है, जिसके बाद तांत्रिक उस बोतल का ढक्कन लगाता है और अपने साथ उसे ले जाता है, जिसके बाद से गांव के ऊपर से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।